हेलो स्टूडेंट, आज हम सुपर नोड के बारे में पढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तब कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जब किसी ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में उस नोड को हम सुपर नोड की तरह ट्रीट करेंगे और उस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करके सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सुपर नोड। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। नोडल एनालिसिस से हमने अभी तक जितने भी सर्किट सॉल्व किए हैं उन सभी सर्किट्स में करंट सोर्स था, केवल ही करंट सोर्स था, उसमें वोल्टेज सोर्स नहीं था। जब सर्किट में वोल्टेज सोर्स होता है तो नोडल एनालिसिस जब अप्लाई करेंगे तो कुछ स्टेप्स हमें और लगाने पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर इस सेशन में पढ़ेंगे। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करते समय यदि सर्किट में वोल्टेज सोर्स रहे तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। तो पहला देखते हैं केस 1। केस 1 क्या है? कोई नोड है और कोई दूसरा नोड है, वो रेफरेंस नोड है, उसके बीच में यदि वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहे तो केस 1 हो जाएगा। दूसरा केस 2 क्या होगा? सर्किट के किसी भी दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स किसी एलिमेंट के साथ, जैसे रजिस्टर है, उसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड हो तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा है किसी भी दो नोड, मतलब वो दो नोड में से कोई एक नोड रेफरेंस नोड भी हो सकता है या नॉन रेफरेंस नोड भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स सर्किट के किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच कनेक्टेड हो, ऐसा नोड जो रेफरेंस नोड नहीं होगा उसके बीच में कनेक्टेड हो, तो ये केस 3 हो गया। तो आगे देखते हैं केस 1। वोल्टेज सोर्स सर्किट के किसी नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड हो, तो उस स्थिति में नोडल एनालिसिस में हमें क्या करना है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेफरेंस नोड ले लेते हैं, एक नॉन रेफरेंस नोड ले लेते हैं, ये ए, इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तब हमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करते समय जो वी ए की वैल्यू होगी वो V1 लेनी है। जो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहेगा दोनों नोड के बीच में, उसकी जो वैल्यू रहेगी वही क्या हो जाएगी? नोड ए की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार VA इक्वल टू V1। अब केस 2 देखते हैं। सर्किट के किसी भी दो नोड के बीच वोल्टेज सोर्स किसी एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस है उसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड हो, तब हमें नोडल एनालिसिस में क्या करना है उसको देखते हैं। हम यहाँ पर एक दो नॉन रेफरेंस नोड A और B ले लेते हैं। इन नोड पर वोल्टेज मान लेते हैं VA और VB। अब इन दोनों नोड के बीच में इस प्रकार से एक वोल्टेज सोर्स V1 रेजिस्टेंस R के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। और मान लीजिए हमने करंट की जो दिशा है वो मानी है इस दिशा में, और इससे जो करंट की वैल्यू मानी है वो है I। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले वीडियो में जैसा देखा था, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? जिधर से करंट फ्लो हो रही है उसको पहले लिखेंगे VA, और जिधर पहुंचेगी लास्ट में उसको लिख लेते हैं -VB। और बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको देखेंगे कि करंट की दिशा में जाने पर उसकी जो पोलैरिटी है वो कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर अगर करंट की दिशा में हम वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करेंगे, जैसे कि इधर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस में जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज गेन होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? +V1 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दोनों के बीच में R, उसको R लिख दिए। अभी जो कंडीशंस देखे वो दो नॉन रेफरेंस नोड के लिए था, लेकिन ये वाला जो केस है वो रेफरेंस नोड के लिए भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ पर कोई भी एक नोड क्या रहे, रेफरेंस नोड रहे, और उसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड रहे, तो यही फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब इसमें एक रेफरेंस नोड हो गया है तो जो रेफरेंस नोड है उसकी वैल्यू होती है 0, तो इसी फॉर्मूला में हम 0 लगा देंगे तो हमें I इक्वल टू कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, I इक्वल टू VA प्लस V1 डिवाइडेड बाई R। अब केस 3 देखते हैं। इसमें क्या है? वोल्टेज सोर्स सर्किट के किसी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड हो। तो दो ऐसे नोड ले लेते हैं जो रेफरेंस नोड नहीं है, यहाँ पर A और B ले लिया, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ले ली VA और VB, और इन दोनों के बीच में वोल्टेज सोर्स कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है V1। तो सर्किट में जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हम इन दोनों नोड को एक ही नोड मानेंगे, क्योंकि इस ब्रांच में हम करंट
की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नोड को एक ही नोड मानेंगे और इस प्रकार से इसको क्लोज्ड बाउंड्री बना देंगे, जैसे कि हमने पहले KCL में देखा था। एक क्लोज्ड बाउंड्री बना देंगे और जो क्लोज्ड बाउंड्री पूरा बनेगा उसको एक नोड मानेंगे और उस नोड को कहेंगे सुपर नोड। उस नोड को क्या कहेंगे, सुपर नोड कहेंगे। ठीक है, तो सुपर नोड क्या होता है, किसी दो नोड का एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, जिसमें जब नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो उसको हम एक नोड मानकर ही KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि सुपर नोड का अपना कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब सुपर नोड बनेगा तो यह दो नोड का पेयर होता है और दोनों नोड पर वोल्टेज क्या है, VA है और VB है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, V1 जो इन दोनों नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है उसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा जो इस वोल्टेज सोर्स के प्लस के साइड कनेक्टेड है उसको पहले लिख रहे हैं VA, और इस वोल्टेज सोर्स के जो माइनस साइड कनेक्टेड है VB उसको माइनस VB लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू VA माइनस VB, जिसमें VA क्या है, वोल्टेज सोर्स के प्लस साइड कनेक्टेड है और VB है वो वोल्टेज सोर्स के माइनस साइड है। इस कारण से ये इक्वेशन आया। अब नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स वाला सर्किट के लिए जिस पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस सर्किट में हमें क्या करना है, सभी नोड्स हैं, जितने भी नोड्स हैं उस पर वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। हम पहला स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हम सबसे पहले जितने भी नोड्स हैं जिस पर 3 ब्रांच आके मिलते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये एक नोड है जहाँ पर 3 ब्रांच आके मिल रहे हैं, ये और ये 3 ब्रांच आके मिल रहे हैं, इस कारण से एक नोड हो गया ये। दूसरा नोड ये है, यहाँ पर भी 3 ब्रांच मिल रहे हैं। तीसरा नोड ये है, यहाँ पर भी 3 ब्रांच मिल रहे हैं। और एक चौथा नोड ये है जहाँ पर भी 3 ब्रांच मिल रहे हैं। ये हमने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम नोड्स को चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया, ए नोड हो गया, ये क्या हो गया, एक बी नोड हो गया, ये हो गया सी नोड हो गया, और मान लीजिए ये क्या हो गया, डी नोड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमें इन चारों नोड में से एक नोड को रेफरेंस नोड मानना है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो सबसे नीचे में होता है, जैसे कि यहाँ पर डी नोड है, उसको रेफरेंस नोड मानेंगे। तो इसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से शो करेंगे रेफरेंस नोड को। रेफरेंस नोड पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सभी नोड्स पर वोल्टेज का मान मान लेंगे। अब ए पर मान लिया VA, बी पर मान लिया VB, सी पर मान लिया VC। ठीक, यहाँ तक का काम हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सभी ब्रांच में हमें करंट आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि ये ब्रांच है, यहाँ पर करंट मान लेते हैं I1। ये जो ब्रांच है, जो A और D के बीच में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स है, उसमें हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ना इंडक्टर नहीं है। रजिस्टर नहीं है मतलब हम इसमें करंट की वैल्यू को ओम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और नोडल एनालिसिस में ओम्स लॉ तो उपयोग होता ही है, तो इस ब्रांच में हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसको आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लिया I2, यहाँ पर इधर मान लेते हैं I3, इधर करंट मान लिए I4। जो B और C है उसके बीच में भी हम करंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इस कारण से यहाँ पर भी नहीं मान सकते। तो इस प्रकार से हमने सभी ब्रांच, जो सभी पॉसिबल ब्रांच थे उस पर हमने करंट की वैल्यू असाइन कर दी। अब देखते हैं, इसमें वोल्टेज सोर्स है, तो हमने अभी 3 केसेस पढ़े। अब 3 केसेस के अनुसार जो वोल्टेज सोर्स कौन से केस में फिट हो रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर B और C पर। B और C के बीच में वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, और B और C दोनों क्या है, रेफरेंस नोड नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
ये इस पर हमें क्लोज्ड बाउंड्री बनाना पड़ेगा और एक यहाँ पर सुपर नोड बनेगा। क्यों सुपर नोड बन रहा है? क्योंकि बी और सी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया है। तो दोनों नोड क्या है? रेफरेंस नोड नहीं है, और ऐसे नोड के बीच में क्या आ गया है? वोल्टेज सोर्स आ गया है। इसका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? एक सुपर नोड बनेगा। हम इन दोनों नोड्स को एक नोड मानेंगे और इस तरीके से बाउंड्री बना देंगे। इस तरीके से हम क्या कर देंगे? एक बाउंड्री बना देंगे। और ये बाउंड्री ही कैसे कार्य करेगा? ये जो बाउंड्री होगा वही कैसे कार्य करेगा? एक सुपर नोड की तरह कार्य करेगा। और इस नोड पर हम क्या करेंगे? केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ केसेस और देखे थे, जैसे कि यहाँ पर ए और बी था। ए और बी के बीच में क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है, वो रजिस्टर के साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो वहाँ पर वो वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ए और डी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, जिसमें से डी क्या है? एक रेफरेंस नोड है। तो रेफरेंस नोड और एक नोड के बीच में क्या है? एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो हम इस पर जो फार्मूला वहाँ पर देखे थे उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, क्या क्या जो वोल्टेज सोर्स के फार्मूला से हमें क्या क्या मिल जा रहा है उसको देखते हैं। तो जैसे कि जो नोड ए है उसके लिए क्या हो जाएगा? वी ए इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, जब इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा तो क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। अगर ये इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस, वो प्लस नीचे की ओर रहती और माइनस ऊपर की ओर रहती, तो वी ए इक्वल टू होता -10। इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1। वी ए की वैल्यू हमें मिल गई है 10 वोल्ट। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट है, अब हम अगर केसीएल अप्लाई करते, नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? हम सभी नोड पर केसीएल अप्लाई करते हैं और केसीएल से जो इक्वेशन मिलता है उस पर ओम्स लॉ के द्वारा जो करंट की वैल्यूज़ रहती है उसको रिप्लेस करते हैं। ये रहता है प्रोसेस। अब क्या करेंगे? जो केसीएल अप्लाई करेंगे हम सुपर नोड पर अप्लाई करेंगे। आपको केसीएल में बताया गया था कि जो बाउंड्री होता है उस पर भी हम केसीएल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी और सी है उसकी जगह हम केसीएल नहीं लगाएंगे, हम पूरे नोड, सुपर नोड है उस पर केसीएल लगाएंगे। तो लगाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाई करने पर। अप्लाई करते हैं सुपर नोड पर। तो देखिए ये सुपर नोड है, ये क्या है? एक सुपर नोड है। इस पर क्या है? इस सुपर नोड में यहाँ पर देखो ये I1 करंट आ रही है। कौन कौन सी करंट आ रही है उसको देख लेते हैं। ये I1 करंट आ रही है। एक करंट देखो यहाँ पर, ये वाले इसे जाके इसमें इंटर हो रही है ना। जो I2 है वो भी इंटर हो रही है। तो दो करंट I1 और I2 क्या हो रही है? इस सुपर नोड में इंटर हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? जो नोड पे जो वैल्यूज़ आती है उसको हम इक्वल टू के इस साइड लिख देते हैं, जो लेफ्ट साइड में। तो कौन कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है प्लस I2 आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो इस सुपर नोड से जो I3 करंट है और I4 करंट है वो क्या है? वह उससे बाहर की ओर निकल रही है। तो बाहर की ओर निकल रही है तो क्या करेंगे? उसको इक्वल टू के राइट साइड ऐसा लिख देंगे, I3 प्लस I4। ये I3 और I4 करंट सुपर नोड से बाहर निकल रही थी। इस प्रकार इस बाउंड्री में हमने क्या कर लिया? केसीएल अप्लाई कर लिया। पहले इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हम जो I1, I2 और I3 आई है उसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जिस साइड से करंट निकल रही है I1, उधर क्या है? VA से निकल रही है। कहाँ पर पहुँच रही है? VB में पहुँच रही है। माइनस कर दिए। इसके बीच में कोई वोल्टेज सोर्स है क्या? A और B के बीच में है। कितना है? 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट है, तो अगर हम करंट की दिशा में उसको क्रॉस करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे? कौन से पोलैरिटी से कौन से पोलैरिटी में जाएंगे? माइनस से प्लस में जाएंगे। अब जब भी माइनस से प्लस में जाते हैं तो वोल्टेज हमें गेन होता है, लॉस नहीं होता है, गेन होता है। मतलब हमारे प्लस हो जाता है वो, तो +4 हो जाएगा। और नीचे में इसके बीच में जो रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का रेजिस्टेंस, उसको यहाँ नहीं चलेंगे। तो ये हो गई हमारी I1 की वैल्यू। इसी प्रकार I2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अब देखो जो I2 है ये जो है A और C के बीच में कनेक्टेड है ना। तो जो हमने पहले वीडियो में देखे हैं उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं। I2 इक्वल टू I2 कहाँ से निकल रही है, VA से निकल रही है और कहाँ पर पहुँच रही है, VC में पहुँच रही है, माइनस करके लिख दिए। और VA और VC के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से लिख दिए। तो I2 की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब इसी प्रकार हम I3 की वैल्यू देख लेते हैं। ये है I3, ये I3 है, इसमें से कहाँ जा रही है, VB से VD जा रही है। तो VD की वैल्यू तो 0 है, तो क्या आ जाएगा, VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको लिख लेते हैं, VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो I4 है वो नीचे की ओर जा रही है, VC से VD की ओर जा रही है। VD की वैल्यू क्या है, 0 है, VC की वैल्यू ये है और इसके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो क्या लिखेंगे, VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरीके से सभी करंट की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम, जितने नोड का सुपर नोड बनता है उसके बीच रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर VB और VC से क्या बन रहा है, एक सुपर नोड बन रहा है। तो VB और VC के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 5 इक्वल टू, अब जो 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसके प्लस साइड कौन कनेक्टेड है, VB कनेक्टेड है, तो यहाँ पर VB को लिख दिया। और जो 5 वोल्ट के माइनस साइड कौन कनेक्टेड है, VC कनेक्टेड है, तो यहाँ पर माइनस VC लिख देंगे। तो VB और VC के बीच में इस तरीके से रिलेशन हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ दे देंगे, इक्वेशन 3 दे देंगे। अभी तक 1 और 2 मान लिए, तो इक्वेशन 3 हो गया। तो इतने इक्वेशन हो गए, इसको हम बीच में अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, ये एक हमारा इक्वेशन हो गया। अब जो हमें I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ मिली है, I4 की वैल्यूज़ मिली है, उसको इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण देखते जाते हैं। तो इस प्रकार से I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज़ को समीकरण 2 में रखने पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो VA की वैल्यू हमें क्या मिली है, समीकरण 1 में 10 मिली है, उसको इसमें रख देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें जो इक्वेशंस है उसको थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। अब जो इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप जो वेरिएबल वाले टर्म होंगे उसको एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और उसको एक इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके हम वही इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4। समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, VB माइनस VC इक्वल टू 5। समीकरण 4 क्या है, इस प्रकार से हमें 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस मिल गए हैं। आप इसको कैलकुलेशन सॉल्विंग के लिए जो मेथड होते हैं उससे सॉल्व कर लीजिए, आपको VB और VC की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो VB वाला टर्म है उसको हम पहले रख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी आता है तो आप उसको आगे पीछे करके हम उसको अरेंज करके थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ताकि जो VB वाला रहे वो पहले रहे और VC है वो उसके बाद रहे। अगर इसके अलावा कोई और वेरिएबल है तो उसके बाद रहे। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल है वो एक टर्म में रहे, सभी इक्वेशन में एक ही प्रकार से रहेगा। जैसे कि पहले इक्वेशन में यहाँ पर VB आ रहा है तो दूसरे इक्वेशन में पहले VB आ रहा है, पहले इक्वेशन में दूसरे बार VC आ रहा है तो
दूसरे इक्वेशन में भी दूसरी बार वी सी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं जिसमें वी सी और वी भी ऐसा नहीं है वहाँ पर रख देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये मिलता है वी बी इक्वल टू वी सी का मान हो जाएगा 6.12 वोल्ट और वी ए का मान तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, वी ए इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस प्रकार से वी ए, वी बी और वी सी का मान हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने वोल्टेज सोर्स वाले सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना सीखा। नोडल एनालिसिस में सुपर नोड को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा, और हमने वोल्टेज सोर्स वाले सर्किट जिस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करने हैं उसके अलग अलग केसेस देखे। तो इस प्रकार कभी भी आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने हो तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।